अंडे वाला राजन। जगतपुर नाम के गांव में राजन नाम का एक आदमी रहता था। उसका अंडों का व्यापार था। वह अपने गांव में कम दाम पर अंडे खरीदकर शहर में दुगने दाम पर बेचता था। एक दिन उसका साला मनोहर उसके पास आया। जीजा जी, मुझे काम की आवश्यकता है, क्या आप मुझे अपने यहाँ काम देंगे? काम तो तुम कुछ करते नहीं, मैंने तो तुम्हें कोई काम करते नहीं देखा, बस हमेशा ख्याली पुलाव पकाते रहते हो, क्या काम कर पाओगे तुम? हाँ जीजा जी, मैं काम करूँगा, आप विश्वास तो करो। राजन ने मनोहर को अपने पास काम पर रख लिया। मनोहर देखो, ये अंडे पास वाली दुकान पर दे आओ। हाँ जीजा जी। इस तरह एक सप्ताह बीत गया। मनोहर, आज तुम दुकान संभालो, मुझे बाहर अंडे सप्लाई देने जाना है। हाँ जीजा जी, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं यहाँ का सब काम संभाल लूँगा। जीजा जी, आप मुझे अंडे सप्लाई करने बाहर क्यों नहीं भेजते? मैं भी तो गाड़ी चला लेता हूँ। नहीं मनोहर, तुम अभी बहुत छोटे हो, समय आने पर मैं तुम्हें खुद भेजूंगा। और इस तरह काफी समय निकल जाता है। कुछ दिनों बाद मनोहर ने राजन से कहा, जीजा जी, आज आप मुझे अंडे सप्लाई करने भेजिए, मैं सारा काम सीख के आया हूँ, मैं सारा काम अच्छे से करके आऊँगा। ठीक है राजन, आज तुम चले जाओ, पर गाड़ी ध्यान से चलाना। मनोहर खुशी खुशी टेम्पो लेकर चला जाता है, पर अपनी मस्ती में थोड़ी दूर जाने पर एक खंभे से टकरा जाता है, जिससे टेम्पो पलट गया और सारे अंडे टूट गए। जब राजन को पता चला तो वहां पहुंचा। ये क्या किया मनोहर तुमने? जीजा जी, मुझे माफ कर दो, मैं अपने ही ख्यालों में गुम होकर टेम्पो चला रहा था, इसी वजह से सब गड़बड़ हुई, मुझे माफ कर दो जीजा जी। ठीक है मनोहर, तुमने अपनी गलती मान ली, पर अब तुम्हें इससे सबक लेना चाहिए कि कोई भी काम करो तो समझदारी से और संभल कर करो। हाँ जीजा जी। सीख, अपनी गलती मान लेने में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। बेईमान कसाई। एक गांव में एक आदमी फजल कसाई का काम करता था। उस गांव में वह अकेला ही यह काम करता था। इसी वजह से जब किसी को भी चिकन या मटन चाहिए था, वो फजल की ही दुकान पर आता था। पर फजल बिल्कुल भी ईमानदार नहीं था, वो हमेशा तोल में हेरा फेरी करता था। भाई फजल, जरा 1 किलो चिकन तो देना। हाँ, क्या बात है मदन भाई, आज बहुत खुश लग रहे हो। आज मैं 12वीं कक्षा में पास हुआ हूँ, इसीलिए माँ चिकन बनाएंगी। जैसे ही मदन का ध्यान बातों में लगा, फजल ने चिकन कम तोलकर फटाफट पैक कर दिया। इसी प्रकार वह सबको कम सामान देता था। वाह, इसे तो पता भी नहीं चला, मैं इसी से खूब पैसे बना लेता हूँ। एक दिन फजल के पास एक सिपाही आया। फजल, मंत्री ने कल सुबह 25 किलो मटन मंगवाया है, ये लो पैसे, और सुबह सबसे पहले उनके घर मटन दे आना। ठीक है, मैं दे आऊँगा। फजल अपनी आदत से मजबूर था। उसने केवल 20 किलो मटन ही तैयार किया और मंत्री के घर दे आया। तुमने फजल से कितना मटन मंगवाया था? जी 25 किलो। तो फिर ये मटन कम कैसे पड़ा? पिछली बार जब मैंने दूसरे गांव से 25 किलो मटन मंगवाया था तब तो ज़्यादा था। इस बार ऐसा क्या हुआ? लगता है बावर्ची ने मटन गायब किया है। बावर्ची को बुलाओ। जी हुजूर, कहिए। क्यों भाई, पिछली बार तो मटन बच गया था, और इस बार क्या हुआ? खाना कम क्यों पड़ा? क्या तुमने मटन गायब कर दिया? नहीं जनाब, मैंने तो सारा मटन बनाया था, जितना भी आया था मैंने बना दिया, मेरा उसमें कोई कसूर नहीं है। तो फिर ये जरूर फजल ने ही किया है, फजल को बुलाओ। और फजल वहाँ आता है। फजल, तुमने मेरे साथ बेईमानी की है, इसकी सज़ा तुम्हें जरूर मिलेगी। नहीं हुजूर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। पर मंत्री ने फजल की एक ना सुनी और राजा को कहकर फजल को जेल में बंद करा दिया। सीख, बेईमानी का घड़ा कभी ना कभी तो फूटता ही है। सोने का चूहा। एक नगर में मुरारी नाम का एक व्यक्ति काम की तलाश कर रहा था। मुझे आज भी कोई काम नहीं मिला, कोई भी मुझे काम नहीं देता, व्यापार मुझे आता नहीं, क्या करूं? तभी मुरारी ने 2 लोगों की बात सुनी।
मंत्री जी, आपके व्यापारिक कौशल से राजा को बहुत फायदा हुआ है। हाँ भाई, यदि समझदारी से काम किया जाए तो एक मरे हुए चूहे से भी व्यापार किया जा सकता है। ये बात सुन मुरारी को जोश आ गया। उसने सोच लिया कि वह व्यापार करेगा। उसने एक पेड़ से कुछ फूल तोड़े और मंदिर के बाहर जाकर उन्हें बेचने लगा। उससे जो पैसे मिले उससे उसने कुछ नींबू और गुड़ खरीदा। फिर उसने शिकंजी बनाकर नगर में बेचना शुरू किया। इस तरह उसने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए और उन पैसों से एक दुकान ली और शिकंजी बेचने का व्यापार शुरू करने लगा। कुछ ही दिनों में उसका व्यापार चल निकला। उसकी शिकंजी की सब तारीफ करते थे। अब उसके पास काम था और पैसा भी था। मंत्री जी ने सही कहा था। मुझे लगता है मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए। उसने एक सोने का चूहा खरीदा और मंत्री जी के पास गया और मंत्री जी से बोला, मंत्री जी, आज आप ही की वजह से मैं कामयाब हो पाया हूँ। मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। कृपया मेरी ये भेंट स्वीकार करें। उस दिन आपने कहा था कि कोई मरे हुए चूहे से भी व्यापार कर सकता है, तो मैंने फूलों का व्यापार शुरू किया और आज मेरी शिकंजी की सबसे बड़ी दुकान है। मुझे खुशी है कि तुमने अपना काम किया और अच्छे से किया। आज से राजा के महल में तुम ही शिकंजी बेचोगे। शुक्रिया मंत्री जी। सीख, मेहनत, लगन और समझदारी से कुछ भी किया जा सकता है। सब्जी वाला किसान। एक गांव में एक छोटा किसान माधव रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था जिसमें वह सब्जियां उगाता था। वो हमेशा अपने खेत में देसी खाद ही डालता था। उसने कभी भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किया। इसीलिए उसके खेत में काफ़ी कम सब्जियां होती थी, मगर वह सब्जियां बहुत ही स्वादिष्ट होती थी। वही सब्जियां वह गांव में बेचकर अपना गुजारा भी करता था। एक दिन माधव का दोस्त गगन उससे मिलने आया। माधव, तुम्हारा खेत तो काफ़ी बड़ा है, पर इसमें सब्जियां इतनी कम क्यों हैं? गगन, मैं अपने खेत में पूरी मेहनत से काम करता हूँ, पर फिर भी फसल कम होती है, न जाने क्यों। लगता है तुमने खेत में कीटनाशक और रासायनिक खाद नहीं डाले। नहीं भाई, मैंने तो कभी नहीं डाले। सुना है उनसे काफी नुकसान होता है। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। सभी किसान यही डालकर तो अपनी फसल बढ़ाते हैं। तुम भी ऐसा ही करो। गगन की बात मान माधव ने भी अपने खेत में कीटनाशक और रासायनिक खाद डालने शुरू किए। अब उसकी फसल भी अधिक होने लगी और उसका मुनाफा भी बढ़ गया। एक दिन माधव को घर से फोन आया कि उसका बेटा बीमार पड़ गया है। जब वो अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा, लगता है तुम्हारे बेटे ने कोई जहरीली चीज खाई है, इसीलिए यह बीमार हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा बेटा तो घर का ही बना खाना खाता है और सब्जियां भी अपने ही खेत की हैं। ओहो, अब समझा, यह सब रासायनिक खाद की वजह से हुआ है। अब माधव समझ गया कि कीटनाशक और रासायनिक खाद से ही उसका बेटा बीमार पड़ा है। उस दिन के बाद से माधव ने कभी खेत में कीटनाशक और रासायनिक खाद नहीं डाले। अब वह पहले की तरह ही देसी खाद डालने लगा और फिर से उसके खेत में स्वादिष्ट सब्जियां उगने लगी। सीख, लालच में आकर किसी की सेहत से खेलना ठीक नहीं है। चुराया हुआ खजाना। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक था कालू और दूसरा था वेद। वेद का अपना कपड़ों का व्यापार था। उसने कालू को भी व्यापार सिखाया और अपने साथ काम पर लगा लिया। अब वे दोनों कपड़े लेकर दूसरे गांव और शहर भी जाते थे। एक बार वे दोनों दूर किसी देश में व्यापार करने गए। वहां उन्हें खूब मुनाफा हुआ। वापसी में जब वह गांव वापस आ रहे थे, तभी कालू ने वेद से कहा, वेद, इस बार हमारी खूब कमाई हुई है और हम अपना सारा धन लेकर जंगल के रास्ते से गांव जा रहे हैं। कहीं जंगल में चोर हमारा पीछा ना करें, इससे हमें जान और माल का खतरा हो सकता है। हाँ कालू, तुम ठीक कह रहे हो। हमें अपना धन कहीं छुपा देना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा हूँ। हम अपना धन कहीं छुपा देते हैं, बाद में थोड़ा थोड़ा करके ले जाएंगे। ठीक है,
ये लो मेरा धन, इसे भी अपने धन के साथ कहीं छुपा दो। कालू ने अपना और वेद का धन एक बड़े खोखले पेड़ के खोखर में छुपा दिया और दोनों घर आ गए। कालू कुछ दिनों बाद चुपचाप जाकर वो सारा धन ले आया। अरे भाई कालू, आजकल काम मंदी में है, चलो चलकर अपना धन ले आते हैं। हाँ हाँ चलो। जब दोनों उस पेड़ के पास पहुंचे, देखा उसमें कुछ भी नहीं था। अरे कालू, यह क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, और हम दोनों को ही पता था कि यहाँ धन है। मुझे लगता है तुमने ही धन गायब किया है। क्या कह रहे हो तुम? ऐसा मैं क्यों करूँगा?